Hello, good morning, everybody. So we are doing UPSC Extra Edge सीरीज. इसमें हमने जो आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना है, इसका मेन गोल है कि आप उसको टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएं और जो टॉपिक्स आपके मिस हो चुके हैं प्रेपरेशन में, यू कैन रिवाइज दोज टॉपिक्स एंड थोड़े अपने कंसेप्ट को और सुधार लें. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्स्ट्रा एज सीरीज. हमने पहले स्टार्ट किया है पॉलिटी सब्जेक्ट एंड इन दिस पॉलिटी सब्जेक्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सो मैनी टॉपिक्स. उसमें हमने पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी कवर किए हैं. एंड आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑल्सो कि दीज थ्री टॉपिक्स, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, आर द की कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटी. इसमें से ही आपके 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं. और अगर मैं इसके साथ एक और आइडिया मैच कर लूं, दैट इज द बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो ये हमने डिस्कस किए हुए हैं इन द फर्स्ट 15-16 लेक्चर्स और इसमें हमने डिस्कस किया है. और जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला टॉपिक. प्रियम्बल एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. तो आज हम करते हैं प्रियम्बल, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. तो फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, जुडिशरी और बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल पे. यू कैन गो, वहां पे ये प्लेलिस्ट बनी हुई है. यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स और ट्राई करें जब ये लेक्चर्स लगा रहे हैं पॉइंट्स को जॉट डाउन करते रहें ताकि आप एक्टिवली पढ़ें. इसको स्टोरी की तरह ऐसे देखें नहीं पैसिवली, बल्कि इसको आप थोड़ा एक्टिवली स्टडी कर लें. और आज हम स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल टॉपिक से. अब पेपर में प्रियम्बल पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. एक तो ये समझें, जो प्रियम्बल का आइडिया है, जो पहला संविधान था दुनिया में, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ये आइडिया था. कौन सा? प्रियम्बल वाला. और वहीं से ये आइडिया इंडिया ने भी लिया है. बट इसको हम ऐसे नहीं समझते हैं, ऐसे देखते हैं कि जो प्रियम्बल है इट इज लाइक अ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पहला चैप्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. और मतलब ये आपके पूरे के पूरे एक संविधान की फिलॉसफी बताता है कि व्हाट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स लाइक अ, जो बुक होती है उसका जो स्टार्टिंग वाला पन्ना होता है वो संविधान का प्रीफेस है. इसे बोल देते हैं कि इट्स एन आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी बोल देते हैं, एन पालकी वाला ने बोला था, इट इज आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा संविधान कैसे है. आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है जो पूरी की पूरी कहानी है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम इसको जब समझ रहे हैं तो एक चीज साथ में ये समझ लें कि प्रियम्बल का जो पूरा का पूरा आइडिया है, इट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ये अलग था. जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी तो हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसा संविधान बनाएगी. दैट आइडिया वाज देयर इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. दिस रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड इट वाज इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमने इंट्रोड्यूस की गई थी, वो संविधान की जो असेंबली थी, संविधान बनाने से पहले इंट्रोड्यूस की थी हमने. और जब संविधान पूरा बन गया था उसके लास्ट में प्रियम्बल आता है. तो 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू ने इसकी वाली ये रेजोल्यूशन मूव की थी. 1946, 13 दिसंबर 1946. और फिर बाद में ये असेंबली ने पास भी कर दी थी इन 22 जनवरी 1947. तो ये तो उस टाइम हमारी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गई थी 22 जनवरी 1947. बट मेन चीज ये है, ये बाद में इस रेजोल्यूशन ने किसका रूप लिया जाके आगे? प्रियम्बल का. पर प्रियम्बल वाज पास जब पूरा का पूरा संविधान रेडी हो गया था, उसके लास्ट में हुआ था प्रियम्बल, नॉट इन द बिगिनिंग. वैसे ये संविधान के स्टार्टिंग पन्ना है ये संविधान का, बट ये पास हुआ था लास्ट में जब पूरा संविधान बन गया था कि उसकी फिलॉसफी को कैसे लिखें. तो इट्स लाइक आइडेंटिटी कार्ड. इट इज लाइक अ माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, कि उनके माइंड में क्या चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के, वो कहां पे लिखा हुआ है? प्रियम्बल में. माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स. अब कहानी आई जब संविधान हमने फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, तो क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि भाई जो प्रियम्बल है वो क्या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसके लिए 3 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं. तो पहले कहानी स्टार्ट हुई फ्रॉम द केस जो आपको पता है, री
बेरूबारी यूनियन केस। इस केस में बोला गया, इन दिस केस री बेरूबारी यूनियन केस, इसमें बोला गया कि प्रियम्बल, हाँ, इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन्स कि संविधान में किस चीज की बातें की जा रही हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। कोई भी अगर संविधान में कोई चीज हमें समझ नहीं आ रही है, मान लो कोई टर्म समझ नहीं आ रही है, यू कैन इंटरप्रेट दैट टर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रेफरिंग टू द प्रियम्बल। इतनी इंपॉर्टेंस है प्रियम्बल की। मान लो संविधान के किसी आर्टिकल में आपको समझ नहीं आ रहा कि इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, तो उसका कंटेक्चुअल मीनिंग समझने के लिए यू कैन रेफर द preamble that was mentioned in Re-Berubari Union case. That case was of the year 1960. तो इस केस में माना गया कि प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस है, कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी डिबेट को लेके आया। तो री बेरूबारी यूनियन केस ने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वो उसकी फिलॉसफी को बताता है, उसके सारे आइडियाज को बताता है, इट कैन बी यूज्ड टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, but preamble is not part of the constitution. So as per is not part of the constitution. तो जो ये बात है, ये कहां बोली गई? री बेरूबारी यूनियन केस में, कि preamble is not part of the constitution. फिर इसके बाद जाके एक सेकेंड केस आया री बेरूबारी यूनियन के बाद, उसे बोल देते हैं केशवानंद भारती केस। तो री बेरूबारी यूनियन केस, ये री वर्ड यूज करते हैं when the president refers something to the Supreme Court under by using the advisory jurisdiction of Supreme Court 143 के अंदर ये यूज करते हैं, उसमें इसको एडवाइस लेने के लिए इसका यूज होता है। और इस केस में बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो सेकंड केस आया वो बड़ा फेमस केस है, दैट इज केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, इस केस में बोला गया, दिस केस इज बेसिकली ऑफ द ईयर 1973। इस केस में बोला गया कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखेंगे यूएसए में प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इन यूएस, इसका मतलब सिंपल है कि अगर यूएसए में तुम प्रियम्बल अगर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो तुम प्रियम्बल को यूज नहीं कर सकते टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन री बेरूबारी यूनियन केस बोला गया कि प्रियम्बल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, कि प्रियम्बल को तुम यूज कर सकते हो इफ देयर इज एनी एम्बिग्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो प्रियम्बल की लीगल सैंक्टिटी नहीं है। पर केशवानंद भारती केस में बोला कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस प्रियम्बल की अपनी लीगल सैंक्टिटी है। फॉर लीगल इंटरप्रिटेशन प्रियम्बल कैन बी यूज्ड। एंड इन केशवानंद भारती केस ये भी बोला गया कि प्रियम्बल चाहे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट प्रियम्बल डज नॉट गिव एनी पावर टू द एनी ऑर्गन ऑफ द स्टेट। तो प्रियम्बल चाहे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट प्रियम्बल कोई पावर नहीं दे रहा है। ना प्रियम्बल अपने आप में क्या है? जस्टिशिएबल है, ना ये अपने आप में क्या है? जस्टिशिएबल। मतलब अगर तुम्हारा प्रियम्बल का कोई चीज वॉलेट हो गया, देन यू कैन नॉट गो टू कोर्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बोला गया, पूरी कहानी कहां पे? हमारे केसेस में। तो द प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर, नाइदर रिस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ एनी ऑर्गन, and simply it is non-justiciable that these provisions of the preamble are not enforceable in a court of law. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पर हमें पता है कि केशवानंद भारती केस के बाद भी दोबारा ये केस गया, दैट इज LIC केस, क्योंकि हमें फिर डाउट आया कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। तो LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में दोबारा चीज बोली गई सेम, कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज फाइनल स्टेटस क्या है? कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रियम्बल डज नॉट गिव एनी पावर टू एनीबडी एंड डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी पावर, द पावर ऑफ एनी ऑर्गन। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एंड गिव पावर टू एनीबडी, एंड प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल। ये आज की कंडीशन है। तो अब क्वेश्चन बात आती है कि अगर प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड? तो ऑफ कोर्स, अगर प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, देन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड।
एंड प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। तो प्रियम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है। बट ये कहानी जो केशवानंद भारती केस की है, वी डिस्कस दैट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो केशवानंद भारती केस में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, बट टू द एक्सटेंट कि वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वॉयलेट नहीं करनी चाहिए। तो केशवानंद भारती केस में यह भी बोला गया कि प्रियम्बल को तुम अमेंड कर सकते हो, बट दैट अमेंडमेंट शुड नॉट वॉयलेट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर मैं पूरा आज बताऊं कि आज प्रियम्बल का क्या स्टैंड है, तो प्रियम्बल का क्या स्टैंड है? आज प्रियम्बल का स्टैंड है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट प्रियम्बल पार्ट है तो उसे प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। जस्ट बिकॉज ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इट मींस प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। एंड इफ इट कैन बी अमेंडेड टू व्हाट एक्सटेंट? टू द एक्सटेंट दैट इट शुड नॉट वॉयलेट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और क्योंकि प्रियम्बल पार्ट है, तो कहीं ये ना लगे आपको कि प्रियम्बल किसी की पावर दे रहा है किसी को, या किसी की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पावर से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। और प्रियम्बल अपने आप में जस्टिशिएबल भी नहीं है। ये नहीं बोल सकते वहां लिखा है कि जस्टिस होना चाहिए सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, उसके लिए आप प्रियम्बल के बेसिस पे कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जैसे डीपीएसपीज है ना, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, then you can go to Supreme Court. But if your DPSPs are violated, then you cannot go to Supreme Court. Similarly, preamble के लिए भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। बट हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफ preamble का यूज किया जा सकता है फॉर लीगल पर्पसेस, preamble कैन बी यूज फॉर लीगल पर्पसेस। मतलब ये है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में डाउट आ रहा है, देन preamble कैन बी यूज्ड। तो अगर preamble is non-justiciable, but preamble can be used if the other parts of the constitution are violated, then preamble can be used as a support. तो उस सेंस में preamble can be used। अब बात आती है कि preamble में क्या लिखा है और क्या क्या हमने preamble में चेंजेस किए हैं। तो preamble जो ओरिजिनल preamble था, उसकी कहानी क्या थी? वहां पे क्या लिखा हुआ था? उसमें जो कहानी लिखी है प्रियम्बल में, वो क्या लिखी है? दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to give ourselves to constitute India into a sovereign। अगर हम एग्जैक्ट लिखें तो वो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब स्टार्टिंग में जब देश आजाद हुआ था, तो प्रियम्बल था, जो बाद का प्रियम्बल है, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। या वर्ड के ये वर्ड मेंशन है। तो ना तो संविधान में पहले कौन सा वर्ड था? सेकुलर। ना कौन सा वर्ड था? सोशलिस्ट। तो दीज वर्ड्स वर एडेड लेटर। स्टार्टिंग में क्या था? सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। These two words were added later on by the amendment. So preamble was amended only one time in the history, and that was 42nd Amendment 1976. तो 42nd Amendment 1976 में तीन वर्ड ऐड किए थे। दो कौन से हैं? सोशलिस्ट और सेकुलर। पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि ओरिजिनल संविधान में क्या क्या लिखा हुआ था। तो लिखा है सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऐसा हम इंडिया बनाएंगे। टू ऑल एंड टू सर्व all and to secure all its citizens justice, social, political and economic, and to secure all its citizens justice, social, political and economic। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको प्रियम्बल लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, ताकि अगर पेपर में आता है कौन कौन से वर्ड प्रियम्बल में लिखे हैं, तो अपना नहीं ऐड करना है, जो लिखे हैं वही है। उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट, belief, faith and expression। liberty of thought, belief, faith and expression, and एक वर्ड है worship। ये एग्जैक्ट वर्ड याद होना चाहिए। liberty of thought,
बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड एक्सप्रेशन। फिर आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये भी वर्ड लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड उसके बाद क्या लिखा है हमारे पे कि एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जो वर्ड ऐड किया था वो क्या था, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और उसके बाद लिखा इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on this 26th of November 1949 do hereby adopt and enact and give ourselves this constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुआ, वही 26 नवंबर 1949 इनैक्ट हुआ इस डेट को। और फोर्स में कब आया, इन फोर्स हुआ 26 जन 1950। और आपको पता है ये डेट इसलिए चूज की गई बिकॉज ऑन दिस डे 26 जनवरी इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे इसको हमने, इस दिन हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस बनाई थी। तो इस डे को सिंबॉलिक तरीके से हमने इसको चूज किया कि वेट कर लेते हैं नवंबर दिसंबर, जैन में हम 26 जैन को अपना जो रिपब्लिक डे है वो बनाएंगे, बिकॉज इंडिया उस दिन इन ट्रूल फॉर्म रिपब्लिक बना। तो दीज आर द वर्ड्स दैट आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये दो वर्ड बाद में ऐड किए। और जो वर्ड मैंने यहां पे लिखा है इंटीग्रिटी वाज द थर्ड वर्ड जो ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो एक ही बार प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976, और तीन वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या है, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीव, फेथ एंड एक्सप्रेशन एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड उसके बाद क्या है, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब बात आती है, ये तो प्रीएम्बल के हो गए, क्या शब्द लिखे हुए हैं, वी विल स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड हियर, उनका मतलब क्या क्या है। पर अगर हम देखें प्रीएम्बल में हमें किन चार चीजों के बारे में पता लगता है, कोर फीचर्स क्या है प्रीएम्बल के, तो प्रीएम्बल में कौन सी चार चीजों के बारे में पता लगता है। एक तो पता लगता है कि संविधान किसने किसको दिया है, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी पता लगती है, तो किसने किसको संविधान दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने खुद को यह संविधान दिया है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है यहाँ पे, लोग हैं। तो पहला चीज पता लगता है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन आया कहां से है, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज बेसिकली द पीपल ऑफ इंडिया। एंड सेकंड इज कि हमारी स्टेट कैसी होगी, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो वो पहले लिखा हुआ है, हम कैसा बनाएंगे, दैट इज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी है। फिर हमने लिखे हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, fraternity and dignity. These are the objectives that we want to achieve. So objectives of the constitution in terms of justice, liberty, equality, fraternity and dignity, and of course unity and integrity. और उसके बाद लास्ट में हमें क्या पता लगता है कि ये कब हमने इसको अडॉप्ट किया था, फोर्स में नहीं, इसको इनेक्ट किया था, डेट ऑफ अडॉप्शन या इनेक्टमेंट दैट वाज 26 नवंबर 1949. So these are the four things that we can understand from the preamble: source of authority, nature of Indian polity, objectives and date of adoption. और ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रियम्बल में फर्क है। प्रियम्बल एक ही बार अमेंड किया है, हाँ प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड टू द एक्सटेंट कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद हमें ये पता लगा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वन मोर थिंग, क्योंकि जो प्रियम्बल है यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो एक बार केस आया कि जो ये वी द पीपल हैं, ये तो उस टाइम के लोग हैं जिन्होंने ये प्रियम्बल, ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया है, पर अब तो ये लोग बदल रहे हैं। तो अब तो ये हमने तो अपने आप को, इस जनरेशन में तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को नहीं दिया है, ये तो पुरानी जनरेशन ने अपने लिए बनाया था। तो ये कहानी सुप्रीम कोर्ट गई और एक केस था कहर सिंह केस। तो उसमें कहर सिंह केस में इट वाज इन द ईयर 1960s की बात है, एग्जैक्ट ईयर है सॉरी ये है कहर सिंह केस वो 1989, ये 1980s की बात है। कहर सिंह में केस गया कि भाई
अल्टीमेट सॉवरेनिटी किसकी है इंडिया में? पीपल की। पर पीपल तो चेंज हो रहे हैं, तो ये हम नई जनरेशन तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ना ही माने, क्योंकि ये तो संविधान हमने अपने आप को दिया ही नहीं है, तो पॉपुलर सॉवरेनिटी हमारे पास तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज अ बेसिकली अ लीगल फिक्शन एंड कंक्लूसिव अजम्पशन, कि ये हमारी कंक्लूसिव अजम्पशन है एंड दिस इज आल्सो द लीगल फिक्शन, कि ये जो संविधान है, वी का मतलब ये है कि इंडिया की कुछ ऐसी कॉमन फिलॉसफीज हैं जो आने वाली जनरेशन भी एक्सेप्ट करेगी। तो उस सेंस में संविधान की जो कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं, जैसे डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सॉवरेनिटी, ये तो हर जनरेशन मानेगी। तो बाकी हमने संविधान को अमेंड करने की पावर दे दी है आपको, तो नई जनरेशन को अमेंड करना होगा तो वो कर लेगी। एज सच कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो इंडिया के फंडामेंटल्स हैं। तो वो जनरेशन आज की हो चाहे कल की, ये पूरी की पूरी चीजें हमारी फ्रीडम मूवमेंट के दौरान बनी थी, तो उसका कोर फंडामेंटल तो सेम रहने वाला है। तो इट इज अ कंक्लूसिव अजम्पशन एंड लीगल फिक्शन, क्या कि प्रियम्बल हमने पॉपुलर सॉवरेनिटी को शो करता है। वही मतलब लोग, और लोग क्या है इसमें सुप्रीम है, तो पॉपुलर सॉवरेनिटी को शो करता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये डाउट ना आए कि ये कौन सा केस है, तो हमने आपको लिखवा भी दिया कौन सा केस है ये, कैट सिंह केस। तो उसके बाद हमें आपको ये भी बता दिया है कि जो प्रियम्बल है इट इज नॉट जस्टिसेबल, बट यस प्रियम्बल कैन बी यूज्ड, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि प्रियम्बल हैज नो लीगल सैंक्टिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी क्लॉज। If dependent on any clause, then preamble can be used for legal interpretation. तब ये इन्फोर्स किया जा सकता है, पर इंडिपेंडेंटली नहीं, डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्लॉज, तब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई जो कीवर्ड्स हैं प्रियम्बल में मेंशन्ड वो कौन कौन से हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो एक एक करके कीवर्ड समझते हैं। तो पहला कीवर्ड कौन सा था, इसको समझ लें, ये पेपर में आ भी सकता है। तो पहला कीवर्ड क्या है यहाँ पे, द फर्स्ट कीवर्ड इज सॉवरेनिटी। द फर्स्ट कीवर्ड इज सॉवरेनिटी। क्या मतलब होता है सॉवरेनिटी का? तो देखिए सॉवरेनिटी का मतलब होता है, सॉवरेनिटी सिंपल मतलब हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ लॉ, हु इज हैविंग द सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक लॉ। तो इंडिया में सॉवरेनिटी की लॉ बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो इंडिया किसी और बॉडी पे डिपेंड नहीं है लॉ के लिए। तो सॉवरेनिटी एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। तो इंडिया इंटरनल सेंस में सॉवरन है बिकॉज इंडिया में जो लॉज होते हैं वो इंडिया खुद ही बना रहा है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब है कि इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी में इंडिया इज सुप्रीम, इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकता है, तो बाहर वाली पावर कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। दैट इज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी सिंपली मींस कि इंडिया इज नॉट अ डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सोर्स फॉर लॉ मेकिंग। जब ब्रिटिशर्स थे तो कौन लॉ बना रहे थे? ब्रिटिशर्स बना रहे थे। तो लॉ मेकिंग इंडिया इज लाइक अ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो वो कहां से आती है चीजें? यहां से आती हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट। और इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या है कि इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन और अ कॉलोनी एनीमोर। जब इंडिया कॉलोनी थी या डोमिनियन था, डोमिनियन स्टेटस मिलता था ना कि स्वराज ले लो, जैसे ऑस्ट्रेलिया आज भी क्या है, सॉवरेन नहीं है, डोमिनियन स्टेटस के पास। आज भी क्राउन, ब्रिटिश क्राउन की उस पर पावर चलती है। तो उस सेंस में इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट, इंडिया इज इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर बॉडी। सो इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन और अ कॉलोनी एनीमोर। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इंडिया। India is free to conduct its affairs both internally as well as externally. ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है। जस्ट बिकॉज हम मान लो कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, उसके मेंबर्स हैं, तो कई बार बोलते हैं कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का इंडिया मेंबर है तो उसकी सॉवरेनिटी कम हो गई है। नहीं, हम उसके मेंबर बने हैं बिकॉज वी डिसाइडेड टू चूज दैट मेंबरशिप। इट वाज नॉट बेसिकली कि हम पे कोई फोर्स कर रहा है, तो उसके मेंबर बन के हमारी सॉवरेनिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। और जैसे हम यूएन के मेंबर हैं, तो हम अपने यूएन के मेंबर, इंडिया ने डिसाइड किया है कि इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट टू बिकम मेंबर ऑफ यूएन, तो वो भी यूएन हमारी सॉवरेनिटी को नहीं ले रहा है। तो इस सेंस में इंडिया सॉवरन है। बीइंग अ सॉवरन, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, और दे भी सकता है। अगर इंडिया इंडिपेंडेंट है तो तुम फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकते हो, और यू कैन सीड योर ओन टेरिटरी। इंडिपेंडेंस का मतलब यही होता है ना कि तुम अपनी टेरिटरी को किसी को दे भी सकते हो और किसी की टेरिटरी को ले भी सकते हो। उस सेंस में इंडिया क्या है? सॉवरन है। ये आपको समझ में आना चाहिए। सॉवरेनिटी इंटरनल है, एक्सटर्नल है। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो ग्लोबलाइजेशन होने से
इंडिया की जो डिसीजन होते हैं बाकी नेशंस की पॉलिसी इंडिया पे इंपैक्ट करती है, ऑफ कोर्स करती है, पर डिसीजन तो इंडिया ही लेता है। तो उस सेंस में हाँ, इंडिया सॉवरन नहीं है, पर इंडिया सॉवरन है कि इंडिया डिसीजन तो खुद ही ले रहा है। जैसे मान लो ईरान से ऑयल लेना है नहीं लेना है, अगर यूएस ईरान पे सैंक्शन लगा रहा है, वो इंडिया का खुद का डिसीजन होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज नेशनल इंटरेस्ट में है। तो इन प्योर फॉर्म इंडिया सॉवरन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में कोई भी कंट्री प्योर फॉर्म में सॉवरन नहीं हो सकती है, पर हाँ डिसीजन क्योंकि वही नेशन ले रहा है तो वो सॉवरन है। नेक्स्ट वर्ड कम्स, अ वर्ड इज कॉल्ड एज सोशलिस्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एज सोशलिस्ट वर्ड। अब क्या होता है सोशलिस्ट वर्ड? अब भाई पहले समझ लें, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कहीं आपको ये ना लगे कि इंडिया इज अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है कि जहां पे स्टेट रोल प्ले करती है सोशलिज्म में, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। तो उस सेंस में बिकॉज वहां पे पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, तो हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इंडिया में। प्योर कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है कि वहां पे क्या होना चाहिए कि स्टेट लेड होगा हर चीज। तो इंडिया ने स्टार्टिंग से भी जब 5 ईयर प्लान लेके आया तब भी प्राइवेट सेक्टर का रोल था, ऑफ कोर्स कम था। आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1990 इंडिया मोर टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन है, पर आज भी स्टेट का रोल है। तो इंडिया का जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इसमें लिबर्टी भी है और इसमें सोशलिज्म भी है। एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेज कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, एंड दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन सोशलिज्म। डेमोक्रेसी भी है, लोग भी इंपॉर्टेंट हैं, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी भी है, और साथ में स्टेट का रोल भी है। चाइनीज सोशलिज्म नहीं है ये, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं है ये, कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है ये, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। प्राइवेट पब्लिक दोनों का आइडिया इसमें इन्वॉल्व है। पहले ये संविधान में वर्ड नहीं लिखा था, प्रियम्बल में वर्ड नहीं लिखा था, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इंडिया सोशलिस्ट नहीं था। इंडिया वाज आल्सो अ सोशलिस्ट कंट्री बिफोर, बस हमने प्रियम्बल में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया था, बिकॉज आर मॉडल ऑफ सोशलिज्म इज वेरी डिफरेंट। तो सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने से ये डिस्प्यूट आ सकता था, तो हमने अवॉइड किया। बाद में जब 42nd अमेंडमेंट आई, जब इमरजेंसी चल रही थी, तो गवर्नमेंट वाज वेरी सोशलिस्ट, तो गवर्नमेंट ने वर्ड ऐड कर दिया, बिकॉज गवर्नमेंट वाज लीडिंग द इकोनॉमी एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। पर आज भी इंडिया सोशलिस्ट है, पर कौन सा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उसके बाद वर्ड आता है सेकुलर वर्ड, दैट वाज आल्सो नॉट इन द ओरिजिनल प्रियम्बल, बाद में ऐड किया 42nd अमेंडमेंट से। पर सोशलिज्म की जब बात होती है तो हमें समझ में आता है कि सोशलिज्म इज बेसिकली अ, सॉरी, सेकुलरिज्म इज बेसिकल आइडिया। इंडिया में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है, ना कि नेगेटिव फॉर्म। इसका मतलब क्या है? इंडिया सेकुलर था क्योंकि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 25 टू 28 ये पहले ही हमारे संविधान में थे, तो इंडिया सेकुलर पहले ही था। बट हमने मेंशन नहीं किया प्रियम्बल में, क्योंकि हमारे पास पहले भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन थी, पहले भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अपने इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का राइट था, पहले भी उनको उनके पास फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी थी रिलीजियस डिनोमिनेशंस के पास, पहले भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट वाले में तुम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते थे, जो पूरी फुली गवर्नमेंट फंडेड थे या गवर्नमेंट रेगुलेटेड थे। या फिर आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस था, ये कहानी पहले भी थी। या नो रिलीजन कैन बी टैक्स, कि तो एक रिलीजन को तुम टैक्स नहीं लगा सकते हो, ये भी पहले था कि ऑल रिलीजन्स को इक्वली टैक्स करना पड़ेगा। मतलब ये हमारा संविधान पहले भी आर्टिकल 25 और 28 लेके बैठा था, तो इंडिया पहले भी सेकुलर था। ये नहीं है संविधान प्रियम्बल में लिखने से इंडिया सेकुलर बना। बट इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है? वो है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। इसका मतलब क्या है कि इन इंडियाज केस स्टेट प्लेज अ रोल इन रिलीजन। इन नेगेटिव सेकुलरिज्म, फ्रेंच मॉडल में स्टेट इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, पर इन इंडियाज केस स्टेट हैज अ रोल टू प्ले इन रिलीजन। बट जब स्टेट इन्वॉल्व होगी रिलीजन में, देन स्टेट विल इंश्योर प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, मतलब वो सभी रिलीजन्स को ऐसे ट्रीट करेगी कि दे आर इक्वल। इफ मुस्लिम्स आर गिवन सब्सिडी फॉर हज, देन हिंदूज विल बी गिवन सब्सिडीज फॉर टेम्पल्स, ताकि किसी भी रिलीजन से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो स्टेट विल इन्वॉल्व बट विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग एनी रिलीजन। इन नेगेटिव, स्टेट टोटली सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। आया समझ में? इन इंडिया, स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ health, public order and morality can interfere in the religion. बट इन नेगेटिव सेकुलरिज्म स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, रिलीजन इज जस्ट अ प्राइवेट स्फीयर। इंडिया में रिलीजन पब्लिक स्फीयर में भी होता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक। इनको समझ लें बस कि कौन से वर्ड है। डेमोक्रेटिक का मतलब सिंपल है कि भाई डेमोक्रेसी में दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी का मतलब है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, और बाय द पीपल फॉर द पीपल, एंड ताकि लोग क्या हो इसमें सुप्रीम हो। मतलब यहाँ पे कौन सा आइडिया दिखता है डेमोक्रेसी में? पॉपुलर सॉवरेनिटी का। तो इसमें आइडिया दिखता है पॉपुलर सॉवरेनिटी का आइडिया दिखता है। और ये आइडिया दो तरह से आता है, डायरेक्ट तरीके से भी और इनडायरेक्ट तरीके से भी। कि वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि जैसे इंडिया में आज है कि आप एमपी चुनते हैं, एमपी जाते हैं पार्लियामेंट में, ताकि तुम्हारा से हो, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो यहां पे सॉल्व होती है कि आपका से है गवर्नमेंट में। दैट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज देयर इन अ डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट में वो इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्ट में डायरेक्टली होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में फॉर एग्जांपल टूल्स होते हैं, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल या फिर इनिशिएट। इसको भी समझ लेते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है इसमें। पॉपुलर सॉवरेनिटी, ये वर्ड नहीं भूलना है कि सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल। हमने पढ़ा ना, वी द पीपल। तो यहां पे सुप्रीम कौन है? लोग हैं, वी द पीपल। अब आती है कि भाई जब डेमोक्रेसी है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स कौन से हैं? तो एक होता है रेफरेंडम, एक होता है प्लेबिसाइड, एक होता है राइट टू रिकॉल, एक होता है इनिशिएटिव। ये क्या होता है बता देते हैं, इसको समझ लें बस ताकि आइडिया हो जाए। मान लो आपको कोई बिल इनिशिएट करना है, आज तो पार्लियामेंट में एमपीज अपने आप करते हैं इनिशिएट। अगर आपको राइट मिल जाए तो लोग किसी भी बिल को डिस्कस करने के लिए पहले उसे इनिशिएट कर सकते हैं कि हाँ हम इस बिल को चाहते हैं। तो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने वोट डाल ली और उस बिल को इनिशिएट कर दिया, फिर पार्लियामेंट उसको पास करती रहेगी। बट लोगों ने स्टार्ट किया कि हमें इस बिल को लेके आना है, ना कि एमपीज ने। दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएटिव। रिकॉल होता है जैसे आप एमपी को चूज करते हैं, यू आर ऑल्सो गिवन द ऑप्शन कि आप एमपी को वापस भी बुला सकते हैं। आपने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने वोट डाल ली और एमपी को बाहर निकाल दिया वोट डाल के कि तुम काम नहीं कर रहे हो, नया एमपी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज रिकॉल का ऑप्शन। एक होता है रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड। रेफरेंडम होता है कि लोगों का ओपिनियन लिया जाए किसी मुद्दे पे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को डीमोनेटाइजेशन करनी थी, एग्जांपल लेते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को डीमोनेटाइजेशन करनी थी तो गवर्नमेंट कुड आस्क द पीपल कि आप बताओ करें या ना करें। तो उसमें फिर अगर ओपिनियन लिया जाता तो रेफरेंडम में ओपिनियन लिया जाता है। रेफरेंडम में जो ओपिनियन लिया जाता है, गवर्नमेंट पहले बता देती है रेफरेंडम लेने से पहले कि हम इस ओपिनियन को मानेंगे या नहीं मानेंगे। रेफरेंडम से लोगों का ओपिनियन पूछा जाता है ऑन अ पर्टिकुलर इशू, फिर उसको मानना ना मानना गवर्नमेंट पहले ही बता देती है रेफरेंडम से मानेंगे या नहीं मानेंगे। बट इन केस ऑफ प्लेबिसाइड सेम चीज होती है, बट प्लेबिसाइड इज जनरली एसोसिएटेड विद टेरिटोरियल इश्यूज। फॉर एग्जांपल कश्मीर में प्लेबिसाइड हो कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनना है या पाकिस्तान का, पहले हुआ करता था, अब तो ये इंडिया का पार्ट ही है टूट। बट प्लेबिसाइड में होता है कि टेरिटोरियल इश्यूज पे पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है, और बिकॉज टेरिटरी इज वेरी वेरी डियर टू द स्टेट, तो इस पे गवर्नमेंट कोई का डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता कि गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा इन केस ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेबिसाइड। तो प्लेबिसाइड और रेफरेंडम बिल्कुल सेम है, बस रेफरेंडम में पहले बता दिया जाता है मानेंगे ना मानेंगे, प्लेबिसाइड में गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है कि मानना या ना मानना गवर्नमेंट पे डिपेंड है, ना कि लोगों पे। लोगों का ओपिनियन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपिनियन माना जाता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पे। आया यहां तक समझ में? अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। इसमें कंफ्यूजन ना हो कि रिपब्लिक क्या है और हमारा कौन सा वर्ड है डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी मींस पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड रिपब्लिक सिंपली मींस द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड वन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मोनार्की। मोनार्की में वो क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी हेड होता है, इलेक्टेड नहीं होता है। इन केस ऑफ रिपब्लिक द हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट इज बेसिकली अ इलेक्टेड पर्सन। ब्रिटेन में हेड कौन है? क्राउन है, वो मोनार्की है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। तो वहां पे हेड जो है दैट इज इलेक्टेड। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां पे कोई पीपल आर सुप्रीम, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली इलेक्टेड बाय द पीपल। पीपल की विश दिखती है उसमें, कोई वो हेरिडिटरी नहीं होता है। और सेकंड चीज क्या है, जहां पे रिपब्लिक होगा वहां पे पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू एवरीबॉडी, देयर इज नो प्रिविलेज थिंग। तो अगर हम बात करें रिपब्लिक की, यहां दो चीजें होती हैं, देयर इज नो प्रिविलेज एंड द हेड इज इलेक्टेड। बस ये याद कर लें। When it comes to republic, there are two things. The head is always elected, not on the basis of hereditary like a monarch. And the second important thing is कि वहां पे public offices are open to everybody. There is no privileged class as such. ये हो गया हमारा द आइडिया ऑफ जो हमारा रिपब्लिक है। उसके बाद वर्ड आता है जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस।
भाई हमने पहले पढ़ ली है सारी कहानी, क्या होता है जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है इन सोशल स्फीयर दैट देयर विल बी नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो वो सारी कहानी क्या आती है सोशल जस्टिस में। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब इन पॉलिटिकल स्फीयर वन पर्सन वन वोट, एवरी पर्सन हैज राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वो आती है पॉलिटिकल स्फीयर में। या फिर रूल ऑफ लॉ, वो क्या है पॉलिटिकल स्फीयर में। एक आती है इकोनॉमिक स्फीयर में जस्टिस होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देयर शुड बी अ नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जो डीपीएसपी है ना, उसका आर्टिकल है आर्टिकल 39 बी एंड सी। वहां बोला है कि जो पब्लिक रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच अ मैनर कि पब्लिक वेलफेयर हो और नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। ये आर्टिकल बी सी में लिखा है डीपीएसपी में। वो कौन सा आइडिया प्रमोट कर रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस। पढ़ते होते हैं ना कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और जो हमारे डीपीएसपी है वो प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। वही कहानी रहती है इसमें भी, जस्टिस में भी। उसके बाद आता है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट। जब यहाँ आता है ना लिबर्टी ऑफ वर्शिप, मतलब वही कि कुछ भी आप वर्शिप कर सकते हैं, सेकुलरिज्म का आइडिया है। बिलीव थॉट फेथ एंड एक्सप्रेशन, वही कहानी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 में है। या फिर जो हमारा कहां पे है लिबर्टी आता है आर्टिकल 21 में या आर्टिकल 25 टू 28। ये सारी कहानियां लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीव, फेथ, एक्सप्रेशन एंड वर्शिप। ऑफ कोर्स इक्वालिटी में आता है हमारा रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 जो हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आता है जो हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस में आता है दैट देयर शुड नॉट बी एनी टाइटल्स एंड अवार्ड्स। वो हम पढ़ते हैं ना, आर्टिकल एक होता है हमारा 18, वो यहीं पे आते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये वर्ड बड़े सिंपल से हैं, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी। ये भाई इंडिया में बिकॉज सिंगल सिटीजनशिप है, तो वो सिंगल सिटीजनशिप क्या प्रमोट करती है कि वी ऑल आर लिंक्ड एज अ वन। और ब्रदरहुड का आइडिया कौन प्रमोट करता है, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में मल्टीपल सिटीजनशिप नहीं है, तो फ्रेटर्निटी का आइडिया आता है सिंगल सिटीजनशिप से, ये आपको याद रखना है। या फिर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमने बाद में ऐड की थी पार्ट 4A में, जो हमारा 51A है आर्टिकल, उसमें हमने लिखा था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। वो भी क्या प्रमोट करते हैं, वो लोगों में ब्रदरहुड पैदा करते हैं ताकि पीपल कैन लिंक विद ईच अदर, अ सोशल कैपिटल थिंग that is basically a idea of fraternity. Or of course dignity is very important because dignity simply means the human is supreme, human being is supreme. तो वो आइडिया हमारे पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स में दिखता है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हार्म नहीं होने चाहिए बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द डिग्निटी। तो पूरे फंडामेंटल राइट्स किसको प्रमोट कर रहे हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। सारी की डिग्निटी है बिकॉज विदाउट स्पीच यू कांट लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। राइट टू लाइफ भी कौन सी लाइफ होनी चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ, नॉट जस्ट अ लाइफ वेयर यू कैन ब्रीथ एंड यू नो ब्रीथ एंड लिव योर लाइफ लाइक अ फूड। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकल लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वो डिग्निफाइड होनी चाहिए कि आपको कोई भी हैंड कफ नहीं कर सकता है, दैट यू शुड बी हैविंग टू हैव राइट टू गो अब्रॉड। वो सारी चीजें आती है डिग्निफाइड लाइफ में, क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन वाटर, वो डिग्निफाइड लाइफ को इंक्लूड करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आइडिया आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी यूज द वर्ड यूनिटी इट इज इन द सेंस दैट वी हैव डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन, सब कुछ अलग अलग है हमारा, उनमें क्या बनी रहे, यूनिटी। और वो होता है हमारा आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इंटीग्रिटी होता है इन द सेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि इंडिया की टेरिटोरियल चीजों को हार्म नहीं होना चाहिए। और तभी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी आर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आर द कोर नेशनल इंटरेस्ट, कि जो हमारी सॉवरेनिटी है या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, दीज आर द कोर नेशनल इंटरेस्ट फॉर एनी नेशन। सॉवरेन इन द सेंस कि नेशन इज इंडिपेंडेंट, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब नेशन की टेरिटरी पे कोई हार्म नहीं, इंक्रोच नहीं कर रहा है। जैसे ही कोई नेशन की टेरिटरी पे इंक्रोच करेगा, ऑफ कोर्स दैट विल बी अटैक ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ अ नेशन। तो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी पढ़ें तो इन वर्ड्स का मतलब भी समझ लें कि क्या इसका मतलब है। प्रेम्बल में वैसे क्वेश्चन जो आता है वही यही आता है कि इज प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज सिंपल, yes. Can preamble be amended? Of course, yes. To what extent? That it should not violate basic structure doctrine. Is a preamble a source of power? No. Can it restrict power? No. Can preamble is preamble justiciable? बिल्कुल नहीं। तो यही ये पूछे जाते हैं कौन से केस में बोला था कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, री बेरुबारी केस। कहां बोला था कि इट्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस। उसके बाद आया था एलआईसी केस। और कई बार पूछते हैं कि इज preamble is kind of have a legal sanctity, yes, because it can be used to interpret the other provisions of the constitution.
बट इंडिपेंडेंटली उसका कोई वजूद नहीं है, लीगल वजूद नहीं है। वैसे अगर बाकी पार्ट के साथ जोड़े तो उसका कोई वजूद बन जाता है। आया समझ में? तो दिस इज अ टॉपिक बेसिकली ऑफ प्रियम्बल। इसको पढ़ लें ताकि प्रियम्बल से कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट यूनियन एंड स्टैट्यूटरी, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो।